हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर गुरमीट का 8th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि शैंग को मुसीबतें देखते ही अपने लिए हुई तुरंत लड़ाई में कूद पड़ते हैं। जब शैंग देखते कि उससे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो आया है, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वह दूसरी तरफ जब मैडम जाओ देखती कि उससे रोकने के लिए बस एक लेवल 5 का वॉरियर उसके सामने आया है, तब इसे देख कर तो उनका थोड़ा मूड बिगड़ जाता है। इसलिए वो अपने भैया को इस लड़ाई से दूर रहने का वार्निंग देता है। लेकिन अपना हीरो तो इस कहानी का हीरो था। अगर वो हीरोगिरी नहीं दिखाएगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा। इसलिए वार्निंग देने के बावजूद वो उसके सामने तनकड़ खड़े हो जाते हैं। जाओ भी बिना किसी रहम के सीधा अपने हीरो पर हमला कर देता है। अगले ही पल उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लेवल 8 और लेवल 5 के वॉरियर में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इसलिए अगले ही पल जाओ के एनर्जी के प्रेशर में अपने भैया का हाथ धीमा पड़ने लगता है और वो उसके ब्लेड्स को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। इससे पहले अपने भैया कुछ सोच पाते या समझ पाते, मैडम जाओ उनके पेट में एक मुक्का दे मारती है। भले ही इस मुक्के में ज्यादा कोई ताकत मौजूद नहीं थी, लेकिन एक हाई लेवल के वॉरियर होने की वजह से उसके हल्के फुल्के मुक्के भी किसी हथौड़े से कम नहीं थे। इस दौरान अगले ही पल अपने भैया के मुंह से खून निकलने लगता है। अपने भैया को बुरी तरह से घायल देख शैंग तुरंत उसे पुकारती है, ल्यूशियन। लेकिन बेचारी को पहले खुद की चिंता करने की जरूरत थी, क्योंकि बस 2 कदम में इजाओ ठीक उसके पीछे पहुंच जाती है। इसी पल जब अपना हीरो देखता कि वो इस तरह से तो शैंग को नहीं बचा सकते, तभी फटाक से उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो फिर से उन दोनों लड़कियों के बीच में पहुंच जाते हैं और इससे पहले वो दोनों लड़कियां कुछ सोच पाती या समझ पाती, अपने लिए भैया ने शैंग के दिए हुए स्मोक बॉल को सीधा वहां पर फोड़ देते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। लेकिन इतने धुएं के बावजूद भी जाओ शैंग को पकड़ लेती है और चिल्लाकर सभी से कहती है, मिशन पूरा हुआ, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। और उसका यह ऑर्डर सुनते ही लीजन के सभी बंदे वहां से निकलने लगते हैं। बहादुर सिर्फ उसकी ये बातें सुनकर तीनों कक्का लोग और साइची और साथ ही साथ शैंग के चाहने वाले सभी लोग शैंग को जोर से पुकारने लगते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल उन सभी को एक दर्द से कराती हुई एक आवाज सुनाई देती है, अबे क्यों चिल्ला रहे हो नामाकुलो, मैं यहीं पर तो हूँ। शैंग को वहां पर देखकर सभी बहुत खुश हो जाते, लेकिन जाइची तुरंत समझ जाते कि असल में हुआ तो हुआ क्या है। वह दूसरी तरफ पेड़ों के ऊपर से उछलते कूदते हुए जाओ का मूड पूरी तरह से खराब था, क्योंकि उसने सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के ताकत का बड़ा ही गलत अंदाजा लगा लिया था। लेकिन वो इस बात से फुल्ली सेटिस्फाइड थी कि कम से कम उसने शैंग को तो कैद कर लिया है। लेकिन अगले ही पल उस बोरी के अंदर से बाहर आ जाता है अपना हीरो, जिसे देखते ही जाओ को लग जाता है एक जोर का झटका, जिसके बाद तो वो गुस्से से मार देती है अपने हीरो को एक जोर का फटका। बाहर आते ही अपना हीरो तो उन्हें हाई हेलो करने लगता है, लेकिन मैडम जाओ की तो पूरी तरह से सटक चुकी थी। वो दहाड़ते हुए कहती है, अबे साले तू फिर से। जाओ के इतने गुस्से में देख अपने भैया की तो घिक्की बन जाती है। जाओ तो अपने हीरो को मारने ही वाली थी, तभी लीजन का एक आदमी उसे कहता है, ओ मैडम जी रुको जरा, थोड़ा सब्र करो और अपने भेजे में थोड़ा जोर डालो। याद करो इस आदमी ने क्या कहा था, आपको याद है? इसने कहा था कि शैंग का हस्बैंड है। ये सुनते ही शैंग का गुस्सा फुर्र हो जाता है और अगले पल उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगती है और वो अपने बंदों से कहती है, इसे उस जगह कैद कर दो, उस जगह। ये सुनते ही सुनने वाले बंदे की भी घिक्की बन जाती है। वह दूसरी तरफ सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के अंदर बड़ा ही दुख का माहौल था, क्योंकि शैंग को उसके लोगों ने रिपोर्ट कर दिया था कि लूशियन स्कूल में कहीं पर नहीं है। ये सुनकर शैंग मैडम बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है। जब शैंग को पता चलता है कि उस घोचू राम ने अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया,
तब वो रोते बिलखते हुए उसे गालियां देने लगता है। तभी कक्का लोग पूछती है, मैडम अब हम क्या करेंगे? अपने आप को संभालने के बाद शैंग कहती है, क्या करेंगे मतलब? उस घोचुराम को लेने के लिए हम सभी लोग लीजन जाएंगे। और इस बात को सोचते फिर से शैंग के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और वह दूसरी तरफ इन सभी चीजों को वो खूसट बूढ़ा ऊपर से ही देख रहा था और सोच रहा था, उस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया। तभी वो बुढ़ा धीरे से खांसता है और उसके खांसते उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर आ जाता है और वो समझ जाता है कि जब तक उसकी सारी इंजरी रिकवर नहीं हो जाती तब तक तो वो अपने लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। यानी कि आसान शब्दों में बाहर से तो दिखने में ये बुढ़ा हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन अंदर देखने पर साफ पता चलता है कि इस बुढ़े का डेट बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है। दूसरी तरफ लीजन में काले अंधेरी कोठरी में कई सारे कंकाल बिखरे पड़े हुए थे। देखने में साफ पता चल रहा था कि सभी हड्डियां इंसानों के हैं, जहाँ पर 24 घंटे इंसानों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। और उसी काल कोठरी के बीच में अपने भैया चल रहे थे। अबे साले ये कौन सी जगह है? इसे सुनकर वो बंदा बड़ी गंभीर हाव हाव के साथ कहता है, क्या यह भी मुझे बताने की जरूरत है? ये सुनते ही अपने भैया की शक्ल ऐसी बन जाती कि मानो तो किसी ने उन्हें नरक की सजा दे दी हो। इसके बाद वो आदमी लियो भैया को एक काल कोठरी में ले जाता है, जहाँ पर मैडम साहब बड़ी आराम से बैठी हुई थी। वो बड़ी सभ्य तरीके से पूछती है, तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि शैंग ने शादी की है। लियो भैया भी अपने मैनर्स भूले नहीं थे। वो भी बड़ी सभ्य तरीके से कहते हैं, हमारी शादी को हुए बस 3 दिन ही हुए, तुम्हारा ना सुनना बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर तुम मुझे इस्तेमाल करने का सोच रहे हो तो इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकियों की तरह मैं भी शैंग का ही एक नौकर हूँ। लेकिन भैया बड़ी ठंडे स्वर में जवाब देते। लेकिन इसे सुनकर मैडम साहब को तो मन ही मन हंसी आ जाती है। वाह भाई वाह, तू तो ऑस्कर वाली एक्टिंग करता है। जरा बताएगा, अगर शैंग की तुझे कोई परवाह नहीं तो तूने शैंग के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी? तभी जाओ उनके बड़ी पास आ जाती है। भले ही जाओ के एक आंख में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इस बात को वो जरा सा भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जाओ नाम की ये भला सच में बेहद हॉट है। तभी जाओ बड़ी प्यार से कहती है, झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं। जाओ को अपने इतना करीब देख अपने भैया का कंट्रोल तो छूटने लगता है और उनका डर फिर से जाग जाता है। तभी जाओ बड़ी प्यार से कहती है, झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छे से पता है। ये सुनकर तो लियो भैया की बोलती बंद हो जाती है। इतना बोलकर जाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो एक और बात कह जाती है, अपने साथी के साथ अच्छे से मजे करना। और उसके वहाँ से जाते हमें अपने हीरो के पीछे 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई जाती है। अपने भैया जिस काल कोठरी के अंदर थे वहाँ पर एक शख्स किसी फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा था, होली वाटर होली वाटर होली वाटर। इसे देख देख कर लियो भैया भी मन ही मन सोचने लगते हैं, अबे मुझे किस साइको के साथ बंद कर दिया। वो जब ऐसा सोच ही रहे थे उसी पल वो शख्स अचानक से अपने भैया पर हमला कर देता है। मुझे होली वाटर दे दो। और अपने आप को बचाने के लिए लियो भैया तुरंत उसके पेट पर धरके दे देते हैं। जैसे ही वो उसे मारते उन्हें अचानक से कुछ एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि वो शख्स एक लड़की है। इतना समझ में आते वो अपने जेंटलमैन वाले रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, अबे रुक वे, मेरी बात तो सुन। लेकिन लड़की का जोश अभी तक ठंडा नहीं होता। वो फिर से अपने भैया पर हमला कर देता है, जिसे देख कर अपने भैया बिना ज्यादा वक्त गवाए सीधा अपने नाइफ को बाहर निकाल लेते हैं और नाइफ के उल्टे दिशा सीधा उसके सर पर एक वार कर देते हैं। वार लग गई, लड़की की बत्ती तुरंत बुझ जाती है। तभी पास ही के कोठरी में मौजूद एक गंजा कहता है, ओ भाई क्या तू एक 5th लेवल का वॉरियर है? वो गंजा उससे बात कर ही रहा था, उतने में वो लड़की फिर से उठने लगती है, जिसे देखते ही अपने भैया फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही वो लड़की दुबक जाती है और डरते सहमते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुनकर लियो भैया बहुत चक्के रह जाते हैं। अबे इसे क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है? एक पल में भयंकर धारी तो अगले ही पल अबला नारी। अब ये कैसा झोल है भाई? लियो भैया उससे पूछते हैं, मैडम अब है कौन? तभी वो लड़की भी बताती है, मेरा नाम पोतेतर है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरा पूरा गांव किसान है, हम लोग खेती बाड़ी करके अपना दिन चलाते थे। हमारे गांव में एक दिन एक सेवियर आया जिसने हमें कहा कि तुम मुझे अपना सारा फसल दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक जादुई पानी दूंगा। हमारे गांव वालों ने बिल्कुल वैसा ही किया।
इसके बदले उस सेवियर ने हमें एक जादुई पानी दिया, जिसे खाते ही हमारी भूख प्यास पूरी तरह से मिट गई। इसके साथ ही साथ हम लंबे समय तक बिना थके काम भी कर पा रहे थे। ऐसे ही हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारे गांव में सूखा पड़ने लगा, जिसकी वजह से हमारी फसल उगना बंद हो गए। जिस दौरान हमें वो जादुई पानी भी नहीं मिला, और उस जादुई पानी के बिना हमारे सभी लोग पागल होने लगे और एक दूसरे का खून पीने लगे। मैं यहाँ पर चली आई क्योंकि मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। पूरी कहानी सुनकर अपने भैया बस सिर हिला देते हैं और पूछते हैं, तो तुम यहाँ पर कैसे आई? जिसे सुनकर लड़की थोड़ा सा शर्माती हुए कहती है, वो क्या है ना, मैं पहले भी अपना कंट्रोल खो चुकी हूँ, जिसके बाद मैं अचानक से यहाँ पर चली आई और यहाँ पर मौजूद लोगों के कई दिनों का खाना और कई सारे पिल्स भी खा लिया। इसलिए लीजन के लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तब भी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई ऐसे वैसे पिल्स नहीं थे बच्चे, वो ऐसे पिल्स थे जो किसी भी आम इंसान को एक 5th लेवल का वॉरियर बना सकता है। वो ऐसे पिल थे जो किसी भी आम इंसान को एक 5th लेवल का वॉरियर बना सकती थी। अपने भैया जब उस तरफ मुड़ते हैं तब उन्हें एक बंदा दिखता है, जिसे चारों तरफ से तरह तरह के कीड़ों ने मिलकर अपना पर्सनल घर बना लिया था। तब अपने भैया उस कीड़े की दुकान से उनकी तारीफ पूछते हैं। वो बंदा बोलता है, हुजाओ जब नहा रही थी तब मैं उसे छुप छुप कर देख रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर कैद हूँ। ये सुनकर अपने भैया उस ठरकी से और ज्यादा कुछ नहीं पूछते। वो पो की तरफ घूमती है और उससे पूछती है, क्या तुम लोगों ने खुद कभी उस जादुई पानी को बनाने की कोशिश की है? ये सुनकर लड़की भड़क जाती है, अबे तेरा दिमाग किसका हुआ है क्या? जादुई पानी और खाने को सिर्फ और सिर्फ गॉड और उनके डिसाइपल्स ही बना सकते हैं, हम जैसे आम लोग नहीं। जिसे सुनकर अपने भैया भी मन ही मन सोचने लगते हैं, अबे मेरा नहीं तेरा दिमाग किसका हुआ है? भैया ज्यादा कुछ बोलते इससे पहले फिर से उस लड़की को कुछ कुछ होने लगता है, जिस चीज को देखते वो गंजा फिर से अपने भैया को सावधान कर देता है और उनके सावधान करते अगले ही पल पीहू किसी जंगली जानवर की तरह अपने भैया पर हमला कर देता है। अपने नाइफ से वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो समझ जाते कि पो को खून पिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने दांत भींचते हुए वो खुद ही अपने होठों को काट लेते हैं और अपने होठों को पो के नरम मुलायम होठों पर दे देते हैं। खून पीते ही अगले ही पल वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इस बात से वो बहुत ज्यादा निराश थी। लेकिन वह दूसरा खून पिलाने की वजह से अपने भैया की हालत तो किसी चूसे हुए आम जैसी हो गई थी। तभी पो बड़ी मासूमियत से कहती है, चिंता मत करो, इतना खून एक दिन के लिए काफी है। और बस इससे सुनते ही अपने भैया के तो होश उड़ जाते हैं। अपने आप को संभालते हुए लियो भैया उससे पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जिसे सुनकर मजबूरी में पुन्ना में सिर हिला देती है। तभी अचानक से अपने लियो भैया को कुछ एहसास होता है, जिससे तो उनके होश उड़ जाते हैं। जिस दौरान वो पो को चेक करने के लिए उसके बड़ी पास आ जाती हैं और उनका एहसास गलत भी नहीं होता। असल बात तो ये था कि वो जादुई पानी और कुछ नहीं, एक तरह का ड्रग था, जिसे पीने के बाद कुछ समय के लिए ताकत और एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन वो एक खतरनाक एडिक्शन का रूप ले लेती है। और यही सब कुछ उन किसानों के साथ भी हुआ था। लेकिन वह दूसरा पो की सोच की गाड़ी तो कहीं और ही जाने लगती है। वो शर्मा कर पीछे हटते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुमने मुझे थोड़ा सा खून दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और बस अपने भैया की तो बोलती बंद हो जाती है। वो तुरंत उसे समझाने लगती है, अबे नहीं नहीं, मैं तो बस तुझे चेक कर रही थी। और वो पो को उस जादुई पानी के बारे में सब कुछ समझाने लगता है, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद बहुत जोर से दहाड़ती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। आम बात है, क्योंकि उसके ईमान को जो ठेस पहुंची थी। लियो भैया को तो बहुत पहले पता था कि इस लड़की के भेजे में गोबर भरा हुआ है, जो बहुत समय से सूख चुका है, इसलिए वो इसकी बातों पर जरा सा भी भाव नहीं देते। और वो बड़ी रौब से कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें एक फूड थेरेपी की जरूरत है। इतना बोलते वो उस कीड़े की दुकान के पास जाता है और उससे कई सारे कीड़े ले लेता है, जिसके बाद वो देखते ही देखते वो अपने नाइफ स्किल के दौरान उन सभी कीड़ों के बाहरी हिस्सों को छील देता है और मीट को रख लेता है। दूसरे स्टेप में वो मशाल की आग से वो मीट को पानी में गर्म करने लगता है। तीसरे स्टेप में वो उनमें कुछ हर्बल पिल्स ऐड करता है, जो इस दुनिया में आने के बाद हमेशा से उनके पास रहते थे। और कुछ ही देर में तैयार हो जाता है लुशियंस अदरवर्ल्ड सिनिस्टर सूप, व्हिच इज रेडी टू सर्व। लेकिन इससे देखते ही पो की शक्ल ऐसी बन जाती कि मानो तो किसी ने उसे सड़ा हुआ अंडा खिला दिया।
वो उसे खाने के लिए नानुकुर करने लगती है, लेकिन लू भैया उसकी बात पर जरा सा भी भाव नहीं देते। वो झट से एक चॉपस्टिक उठाते हैं और फटाक से थोड़ा सा मीट सीधा पो के मुंह में डाल देता है। पहले तो पो को थोड़ी थोड़ी उल्टी आने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे टेस्ट का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके पूरे तन बदन में आग लग चुकी है और उसके पूरे शरीर में एनर्जी का ओवरफ्लो होने लगता है, जिस दौरान वो कुछ ही पल में अगले लेवल पर पहुंच जाती है। अपने अंदर हुए इस बदलाव से वो तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इसी खुशी के मारे वो भूल चुकी थी कि उसके कई सारे रहस्य अपने भैया के सामने खुल चुके थे, जो देख देख कर लियो भैया भी अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगते हैं। पो को भी एहसास हो जाता है कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल लियो भैया अपने कपड़े उतार कर सीधा पो को दे देते हैं। अब लियो भैया इस बारे में सोच रहे थे कि वो आखिर यहाँ से निकले तो निकले कैसे। तभी उनके दिमाग में खुराफात, जिससे उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि अपने हीरो का ये प्लान उन्हें यहाँ से बाहर निकाल पाएगा, और अपने हीरो को बचाने के लिए क्या होगा शैंक का अगला कदम? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आते तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।